बातें नहीं। अब गुड़िया इधर ध्यान दो। आपके पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, है ना। रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। पहला टॉपिक आता है रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। ऑर्गेनिक कंप्लीट होगी क्या? थोड़ा बहुत रहा है। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो जेट का पहली बार एग्जाम देंगे? पीछे वाला एग्जाम दिया नहीं था क्या? 12th चल रही है क्या अभी? पास आउट किया अभी? पीछे वाला एग्जाम नहीं दिया था? केमिस्ट्री पढ़ रखी होगी 11th वाली। ये चैप्टर पढ़ा है? पढ़ा है, नाम तो सुना हुआ है, पढ़ा नहीं। कौन से स्कूल से पास आउट हो? राठी से? तो सारे अलग अलग हो। अच्छा, सूरतगढ़ से नहीं हो क्या प्रॉपर आप? सूरतगढ़ से हो आप? जीनियस स्कूल कहाँ पर है? हैं? पीपल चौक। आप कहाँ से हो? पीलीबंगा से। राठी स्कूल से कौन कौन है? राठी स्कूल से पास आउट कौन कौन है? कोई नहीं है। जीनियस प्राइवेट स्कूल है क्या? अच्छा, ये चैप्टर पढ़ा है? प्राइवेट वालों से पढ़ाया होगा, पढ़ा है ना। कितने नियम है रासायनिक संयोजन के, कौन बताएगा? हैं? 3 नियम है। रासायनिक संयोजन के नियम कितने हैं? पता नहीं, पढ़ा नहीं आपने? हैं? कौन बताएगा पहला नियम कौन सा है? अच्छा, रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ते हैं क्यों हैं? रासायनिक संयोजन के नियम क्यों पढ़ते हैं? एक क्वेश्चन देके जाता है आपका ये। 5 नियम हैं। कितने नियम है? हाँ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम कौन सा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लिखोगे क्या साथ साथ में? हैं? लिखोगे? थोड़ी सी लाइन लिखनी है आपको, लिखो। बातें नहीं करनी है, बातें करने का खूब टाइम मिलेगा साथ साथ में, ठीक है ना। बोलना नहीं है, स्टडी टाइम में नहीं बोलना है। लिखो। जब एक अभिक्रिया होती है, जब एक अभिक्रिया होती है तो यौगिक निर्माण के समय अभिक्रिया कुछ नियमों का पालन करती है। दोबारा बोलना पड़ेगा। जब एक अभिक्रिया होती है तो यौगिक निर्माण के समय अभिक्रिया कुछ नियमों का पालन करती है। कुछ नियमों का पालन करती है। इन नियमों को रासायनिक संयोजन के नियम कहा जाता है। रासायनिक संयोजन के नियम कहा जाता है। यौगिक जानते हो क्या?
रासायनिक संयोजन के नियम कहा जाता है। यौगिक जानते हो, यौगिक क्या होता है, तत्व क्या होता है, अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है और यौगिक क्या होते हैं? नहीं पढ़ गए? पढ़ के आए थे, भूल गए। तत्व क्या होता है? एलिमेंट। हाँ, होता क्या है? हैं? हाइड्रोजन। मैं पूछ रहा हूं तत्व होता क्या है, परिभाषित कैसे करोगे? हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को तत्व कहते हैं। इधर देखो, क्या हाइड्रोजन तत्व है? क्या हाइड्रोजन? क्या ऑक्सीजन तत्व है? अब आपको ये तो पता है ये तत्व है, लेकिन है क्यों ये नहीं पता। समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ समूह क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। आपने हाइड्रोजन को उठाया, अब ये तो है नहीं कि हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का केवल एक ही परमाणु है, नहीं है ना। हाइड्रोजन का छोटा सा बारीक कण उठा लो, हाइड्रोजन का एक तत्व होगा और उसमें आपको सैकड़ों लाखों क्या मिलेंगे? हाइड्रोजन के परमाणु मिलेंगे। तो ऐसा समूह है जिसके अंदर परमाणु क्या है? समान है। उस समूह को अपन क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ पदार्थ या समूह क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। क्लियर है बात? अब परमाणु क्या है? परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है। पदार्थ का, यानी इस हाइड्रोजन को आप कितने टुकड़ों में काट लो, लास्ट में जाकर के आपको एक ऐसा टुकड़ा प्राप्त होगा जिसको आगे विभाजित नहीं कर सकते आप। उस टुकड़े को आप क्या कहोगे? परमाणु कहोगे। तो फिर अणु क्या है? परमाणु आपस में बिना अभिक्रिया के मिल जाते हैं, बिना रासायनिक अभिक्रिया के मिल जाते हैं, तो परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। परमाणु का समूह क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। क्लियर है बात? कंफ्यूजन वाली बात यह है, ये भी तो समान प्रकार के परमाणुओं का समूह है, इसको आप तत्व बोल सकते हो, और इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिले हुए हैं, इसलिए क्या है? ये अणु भी है। इसलिए क्या है? ये अणु भी है। तो फिर यौगिक क्या है? एक निश्चित अनुपात के अंदर जब तत्वों को मिलाया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक पदार्थ का निर्माण होता है, और उस पदार्थ को अपन क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। यौगिक का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के बिना आप नहीं कर सकते। क्लियर है बात मेरी? ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक हाइड्रोजन का क्या है? परमाणु है, और एक ऑक्सीजन का क्या है? परमाणु है। ठीक है ना। दोनों ने अभिक्रिया की और क्या बना दिया? जल बना दिया। क्या बना दिया? ये अभिक्रिया कंप्लीट होती है 600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर? 600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इस अभिक्रिया को आपने क्या करवाया है? कंप्लीट करवाया है। और प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है, और जल के साथ में इस अभिक्रिया के साथ में ऊष्मा क्या निकलती है? बाहर निकलती है। ऊष्मा क्या निकलती है? बाहर निकलती है। हमने मिलाया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, बना जल। क्या बना? जल बना। तो ये जब सारी प्रक्रिया चली है, इस प्रक्रिया के दौरान रसायन वैज्ञानिकों ने कुछ नियम दिए हैं, और उन नियमों का पालन करती है कुछ अभिक्रियाएं, या लगभग अभिक्रियाएं उन नियमों का क्या करती है? पालन करती है। ठीक है। पहला नियम, हेडिंग डालो आप, पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इंग्लिश मीडियम से है क्या कोई? कोई नहीं है? चलो अच्छी बात है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, थोड़ा सा हिंट दोगे? बाकी मैं समझा दूंगा। हैं? पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दिखाई दे रहा है क्या? मार्कर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा?
बातें नहीं करनी भाई रे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? आपके पास में क्रिया कारक है, मान लीजिए एक तो है ए और एक क्रिया कारक है बी। इन दोनों को मिलाया, उत्पाद बना सी और प्लस में क्या बना? डी। ठीक है। अभिक्रिया से पहले क्रिया कारक ए का जो द्रव्यमान होगा और बी का जो द्रव्यमान होगा, ए का द्रव्यमान और बी का द्रव्यमान वो बराबर होगा किसके? सी के द्रव्यमान के और डी के द्रव्यमान के। इसका अर्थ ये है, द्रव्य या पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, उसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं अपन? परिवर्तित कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है ना। जितना द्रव्यमान अभिक्रिया संपन्न होने से पहले था उतना ही द्रव्यमान आपको कहाँ मिलेगा? अभिक्रिया के समाप्त होने के बाद में मिलेगा। यानी क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान बराबर होगा उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है मेरी बात? यानी द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता। द्रव्यमान को, पदार्थ को या द्रव्य को एक रूप से दूसरे रूप में अपन क्या कर सकते हैं? स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है। लिखो, आप परिभाषा लिखोगे। पदार्थ या द्रव्य को, पदार्थ या द्रव्य को, पदार्थ या द्रव्य को एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो बनाया जा सकता, न तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, और ना ही नष्ट किया जा सकता। इसे एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में, रूप फॉर्म, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान, क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान, रिएक्टेंट, क्रिया कारक क्या मिल गया? क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार बनेगा? कोई एक अभिक्रिया दी जाएगी। अभिक्रिया क्या दी जाएगी? आपको इस प्रकार दिया जाएगा कि एक AgNO3 है, वो HCl के साथ में क्रिया कर रहा है। AgNO3 की मात्रा दी जाएगी, HCl की मात्रा दी जाएगी। उत्पाद के रूप में बना हुआ प्रोडक्ट आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस उत्पाद का द्रव्यमान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। कर सकते हो? देखो इधर,
अभी हमने अभिक्रिया पढ़ी थी H2 प्लस में O2 और क्या बनाया था, H2O बनाया था। ठीक है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, कोई बताएगा? हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है। कितना होता है? हमसे ये कहा गया कि एक ग्राम हाइड्रोजन, कितने ग्राम हाइड्रोजन? 1 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है। 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है? क्रिया करता है। तो उत्पाद के रूप में जल बनता है। उत्पाद के रूप में जल बनता है। बने हुए जल का द्रव्यमान कितना होगा? बने हुए जल का द्रव्यमान कितना होगा? 1 ग्राम हाइड्रोजन है। कितने ग्राम? 1 ग्राम हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की मात्रा यहां पर कितनी दे रखी है? 2 है ना हाइड्रोजन। इसका मतलब कितने ग्राम हो गया? 2 ग्राम। कितने ग्राम हो गया? 2 ग्राम। ये कितना है? 16 ग्राम। 16 ग्राम मतलब एक ऑक्सीजन का परमाणु का भार होता है 16। कितने हैं ये? 2। तो ये कितना हो गया? 32 ग्राम। कितना हो गया? 32 ग्राम। आप इसको काटोगे ना, सरल अनुपात में लिखोगे तो ये बनेगा आपके पास में 1 अनुपात कितना आ जाएगा? 16। कितना आ जाएगा? 16। और ये आपके पास में कितना ग्राम बनता है? तो 2 और कितना हो गया? प्लस में कितना हो गया? 16। कितना बन गया? 18। कितना बन गया? 18। ये हो गया आपके पास में 16। 16 और 2 एकम 2 कितना हो गया? ये 16 और 1 17। लेकिन अभी आप देखोगे अभिक्रिया संतुलित नहीं है। क्या नहीं है? अभिक्रिया संतुलित नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? अगर आप 2 लगाओगे तो कितना बन जाएगा? हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। तो फिर यहाँ पर कितने लगा दो आप? 2 लगा दो। अब इधर ऑक्सीजन 2, उधर हाइड्रोजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 4, उधर हाइड्रोजन कितने हैं? 4। अभिक्रिया संतुलित होने के बाद में यहाँ पर भी क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है। क्लियर है बात? ठीक है। प्रश्न डेली आपको डीपीपी मिलती है ना, उसमें प्रश्न आपको बना करके दिए गए हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, वो सॉल्व भी करेंगे, आपको भी सॉल्व करना है। आपको नया है तब यहाँ पर सॉल्व करूँगा आपको। क्लियर है बात? पूछा इस प्रकार ही जाएगा कि आपको 2 रिएक्टेंट देंगे, दोनों रिएक्टेंट का क्या दिया जाएगा? भार दिया जाएगा, मात्रा दी जाएगी। आपसे या तो उत्पाद का क्या पूछा जा सकता है? भार पूछा जा सकता है, या फिर एक रिएक्टेंट का आपको भार मिस कर करके और उत्पाद का क्या दे दिया जाएगा? आपको भार दिया जाएगा और आपको एक रिएक्टेंट का क्या पूछा जाएगा? भार पूछा जाएगा। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ये अभिक्रिया निम्न में से किस नियम का पालन करती है? ये अभिक्रिया निम्न में से किस नियम का क्या करती है? पालन करती है। यानी दोनों तरफ का आपको द्रव्यमान क्या दिया जाएगा? बराबर करके दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ये निम्नलिखित अभिक्रिया किस नियम का क्या करती है? पालन करती है। क्लियर है बात? ठीक है, एग्जाम्पल लिखोगे इस नियम के? लिखिए आप। आपको एक एग्जाम्पल लिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। लिखो AgNO3। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया करता है सोडियम क्लोराइड के साथ में, सोडियम क्लोराइड के साथ में, NaCl के साथ में, तो बनता है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड और प्लस में बनेगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3। NaNO3। पहले तो देखो ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं? देखो इधर Ag 1 है ना, इधर भी 1 है, नाइट्रोजन 1 है, इधर भी नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है, इधर सोडियम 1 है तो इधर भी सोडियम 1 है, इधर क्लोरीन 1 है तो इधर भी क्लोरीन 1 है। यानी दोनों तरफ क्रियाकारक और उत्पाद दोनों तरफ क्या है? संतुलित है। अब इस अभिक्रिया में आपको देखना यह है, क्या इस अभिक्रिया में इस नियम का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा? कौन से नियम का? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का। नींद आवेगी को नहीं है? सोया ही नींद को नहीं आवेगी?
सिल्वर का परमाणु भार होता है 108। कितना होता है? ये आपको याद होना चाहिए, आवर्त सारणी पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से पढ़ेंगे। नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है वो होता है 14, और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है कितना? 16। कितने ऑक्सीजन है? 3। 16 तो ये कितने हो गई? 48। क्लियर है? इधर देखो, सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। जोड़ो इन सबको, कितना आ रहा है? इसको जोड़ के बताओ कितना आ रहा है? दो सौ 228.5 सब गा रहा है। 228.5। उधर वाला देखो कितना आ रहा है, उधर वाला देखो कितना आ रहा है। सब कुछ इधर लिखा हुआ है, उधर लिख के बताना है। इतना ही आएगा ना? हाँ। तो इस अभिक्रिया से इस नियम की ये पुष्टि होती है कि ये जो नियम है वो ये कहना चाहता है कि क्रियाकारक और उत्पाद हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में क्या रहेंगे? मात्रा में बराबर रहेंगे। अगर अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो अभिक्रिया संतुलित करके आपको क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। अभिक्रिया संतुलित क्यों की जाती है? ये नियम कहता है। एक रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार उसको संतुलित करना क्या है? आवश्यक है। क्लियर है मेरी बात? पहला नियम समझ गए? समझ गए क्या? क्या कहता है पहला नियम? क्या कहता है गुड़िया पहला नियम? अणुभार। द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जितनी मात्रा में आपने क्रियाकारक लिया है उतनी मात्रा में क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। समझ गए? ठीक है। अगर आपसे पूछ ले, कोई बाहर से आ जाए पूछ ले रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आप बताओगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें यह कहता है कि दोनों तरफ क्रियाकारक और उत्पाद हमेशा क्या होने चाहिए? समान मात्रा में होने चाहिए। ठीक है। लिखो, यह नियम लावूजिए नामक वैज्ञानिक ने दिया है। लावूजिए नामक वैज्ञानिक ने दिया है। हो गया? दूसरा नियम लिखो, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। लिखो, प्रतिपादक। जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट ने इस नियम को दिया है। सीधी लैंग्वेज में पहले हम समझ लेते हैं, फिर मैं थ्योरी लिखा दूंगा। देखो, जल का फॉर्मूला हमेशा यही रहता है, बदलता नहीं है। नहीं बदलता ना? चाहे आप पानी यहाँ से पियो, चाहे आप पानी बिसलेरी का पियो, चाहे आप पानी घर जाकर के पियो, जल हमेशा क्या रहेगा? H2O ही रहेगा। क्या रहेगा? H2O। अगर जल H2O है, सीधी सी बात यही है कि उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा क्या रहेंगे? इसी फॉर्म में रहेंगे। दो परमाणु किसके? हाइड्रोजन के, और एक परमाणु किसका? ऑक्सीजन का। ठीक है, समझ में आ गई बात?
H2SO4 आपने नाम सुना होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड को चाहे आप कोई सी विधि से बना लो, उसका फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा? H2SO4 ही रहेगा, H2SO4 ही रहेगा। चाहे आप मार्केट से खरीद के ले आओ, चाहे आप किसी रासायनिक अभिक्रिया से खुद इसका निर्माण कर लो, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? H2SO4 ही रहेगा। समझ में आई बात? कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाओगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हर जगह पर यही रहेगा, CO2, ये बदलेगा नहीं। समझिए नहीं समझिए? ठीक है, तो ये नियम क्या कहना चाहता है कि यदि कोई तत्व यौगिक का निर्माण करता है, यौगिक का क्या करता है? निर्माण करता है, तो उस यौगिक में उस तत्वों का द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा, चाहे उस यौगिक को आपने किसी भी विधि द्वारा तैयार किया है। समझे नहीं समझे? ठीक है, लिखिए, फिर इसका एग्जाम्पल लिखना है। किसी यौगिक में तत्वों की, किसी यौगिक में, प्रतिपादक कौन है इसका लिख लेना, जोसेफ प्राउस्ट। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव निश्चित होता है, सदैव निश्चित होता है। चाहे उस यौगिक को, चाहे उस यौगिक को किसी भी विधि द्वारा, किसी भी विधि द्वारा या स्रोत द्वारा प्राप्त किया गया हो, किसी भी विधि द्वारा या स्रोत द्वारा प्राप्त किया गया हो। हाँ, स्रोत कहते हो आप लोग जिसको, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम हमें यह कहता है कि किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव क्या रहेगा? निश्चित रहेगा, चाहे उसे किसी भी विधि द्वारा, किसी भी स्रोत द्वारा क्या किया गया है? प्राप्त किया गया है। ठीक है, चाहे वो आप बनाओ, चाहे वह मैं बनाऊं, चाहे वो आप मार्केट से खरीदो, उसमें जो तत्वों का, द्रव्यमानों का अनुपात है वो सेम मिलेगा। द्रव्यमानों का अनुपात बोले तो देखो इधर, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है ना। हाइड्रोजन 2 है तो कितना हो गया? 2 अनुपात। ऑक्सीजन 1 है ना, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16। अब इस जल को आप कहीं से भी एकत्रित करो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:16, या फिर इसको सरल करके लिखोगे तो 1 अनुपात कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। कहीं से भी इसको एकत्रित करो। क्लियर है? इसमें देखो, एक तो हाइड्रोजन है और एक सल्फर है और एक क्या है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का द्रव्यमान यहां पर कितने लेंगे? 2। सल्फर का कितना लेंगे? 32। और ऑक्सीजन का कितना लेंगे? 16 चौका कितने हो गए? 64। 2 एकम 2, 16 दुए 32 और 32 दुए 64। 1:16:32 के फॉर्म में आपको हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन मिलेगा, चाहे आपने इसको कोई सी भी विधि से बनाया है। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा तो अनुपात भी चेंज नहीं होगा, और फॉर्मूला चेंज हो गया तो यौगिक वो सेम यौगिक नहीं रहा है, फिर अब दूसरा यौगिक बन गया है। मैंने यहाँ पर H2SO4 की जगह HSO4 कर दिया, तो क्या आप उसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। और नहीं बोल पाओगे तो अनुपात भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। समझ गए नहीं समझिए? ठीक है। इसी प्रकार आप बात करोगे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर पर। 12 इसका द्रव्यमान हो गया, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो गया? 32। कितना हो गया? 32। 6 दुए 12 और 16 दुए 32। 8 दुए 16 और 8 दुए कितने हो गए? सॉरी, ये हो गया 3 दुए 6 और 8 दुए कितने हो गए? 16। यानी 3 अनुपात किस में रहेगा? 8 में रहेगा।
3:8 में रहेगा। और बात कर लो आप अमोनिया की, बात कर लो NH3 की, तो NH3 भी किस रूप में पाया जाएगा, देखो 14 किस में आ गया, ये 3 में। अब ये और ज़्यादा सरल नहीं हो सकता। तो अमोनिया में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का पूछे तो 14:3 और हाइड्रोजन नाइट्रोजन का पूछे तो 3:14। समझे कि नहीं समझे? 2 बातें बोली है मैंने। कार्बन 6 नंबर पे आता है, परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का हो गया 14 और आपके हाइड्रोजन का हो गया कितना, 3। अगर पूछे अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, 14:3। अमोनिया में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना है, 3:14। समझे? पहले कौन सा बोला गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अनुपात। दोबारा क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अनुपात। तो पहले तो उसको लाओगे ना जो पहले पूछा जा रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है, उतार लो। हाँ, एग्जाम्पल उतारने हैं ना। समझ आ रहा है क्या? तीसरा नियम लिखो, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। पर बात क्यों कर रहे हो आप लोग? इधर भी तो कोई बैठा है ना, वो तो नहीं बोल रहे। क्या थारा काना खुशी ज्यादा हुआ है? गुणित अनुपात का नियम, लैंग्वेज बाद में लिखा दूंगा मैं, पहले समझो आप। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्रिया करेंगे तो याद रखना, एक तो बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन को ऑक्सीजन की अल्प मात्रा में जलाया जाता है तो कार्बन का पूर्ण रूप से क्या नहीं हो पाता, दहन नहीं हो पाता, और क्या बन जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। कार्बन को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन की अधिक्य में जलाया जाता है तो कार्बन का पूर्ण रूप से दहन हो जाता है और क्या बन जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। दोनों में जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। दोनों में जहरीली गैस कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। दम घोटू गैस कहते हैं, साइलेंट सुसाइड गैस भी कहते हैं इसे, ठीक है। यानी अगर आपने कमरे में अंगीठी जला करके सोगे तो अंगीठी के अंदर जो कार्बन जल रहा है, कमरे में वातावरण क्या है, अल्प ऑक्सीजन युक्त है, तो अंगीठी में जल रहा जो कार्बन है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। बनी हुई कार्बन मोनोऑक्साइड धीरे धीरे आपको नींद में लेकर के जाएगी और नींद में ही आप क्या हो जाओगे, हाँ, मर जाओगे, ठीक है। लेकिन CO2 दम घोटती है, मारती नहीं है। CO2 मारती नहीं है, CO2 दम घोटती है। इसीलिए तो कहा जाता है रात के अंधेरे में या रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। अभी आपने पीछे क्लास में बायोलॉजी पढ़ी है, बॉटनी पढ़ी है, जूलॉजी पढ़ी है, बॉटनी पढ़ी है, प्रकाश संश्लेषण पढ़ लिया होगा आपने, पढ़ लिया है। रात को पादप कौन सी गैस छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं।
तो CO2 छोड़ते हैं तो अपन पेड़ के नीचे सोएंगे तो CO2 का वातावरण ज़्यादा अधिक होगा या ऑक्सीजन का वातावरण? CO2 का। और CO2 हमारा क्या घोटेगी? दम घोटेगी। दम घोटेगा तो पता चलेगा तो हम खड़े हो जाएंगे, जाग जाएंगे, मरेंगे नहीं। और वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो नींद में रख देती है ना, वो एहसास नहीं होने देती कि हमारा दम घुट रहा है या नहीं घुट रहा, वो मार देती है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एक ही तत्व था आपके पास में, और एक तत्व के साथ में ऑक्सीजन ने क्या की है? क्रिया की है, और दो भिन्न भिन्न क्या बना दिए? यौगिक बना दिए, उत्पाद बना दिए। क्या बना दिए? उत्पाद। जो भिन्न भिन्न उत्पाद बना है उसके अंदर संयुक्त होने वाला जो दूसरा तत्व है, दूसरा तत्व कौन सा? ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों का अनुपात क्या होगा? सरल अनुपात होगा। दोनों का अनुपात क्या होगा? सरल। 16 अनुपात कितना हो जाएगा? 32, यानी 1 अनुपात क्या आ जाएगा? 16। 1 अनुपात क्या आ जाएगा? 16। यानी एक तत्व के साथ में संयुक्त होने, एक तत्व 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाता है किसी दूसरे तत्व के साथ में संयुक्त होकर के। तो संयुक्त होने वाला जो दूसरा तत्व है, बने हुए यौगिक के अंदर उसका द्रव्यमानों का अनुपात क्या रहेगा? सरल अनुपात रहेगा। सरल अनुपात रहेगा। हमारे काम की चीज है नहीं। प्रश्न आएगा तो किस में से आएगा? स्थिर अनुपात के नियम में से। और पहला आपने कौन सा पढ़ा है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आपको अभिक्रिया देख करके क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा। या अभिक्रिया संतुलित करवा करके क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा। इसको रटना है आपको। ये बात किसकी कर रहा है? इस एक पदार्थ के साथ में संयुक्त होने वाले दूसरे पदार्थ की बात कर रहा है, क्योंकि ये दूसरा संयुक्त होने वाला पदार्थ 2 प्रकार के क्या बना रहा है? यौगिक बना रहा है। एक इसकी अल्प मात्रा और दूसरा इसकी अधिक मात्रा। है को रह गया ये? लैंग्वेज लिखाऊं मैं, फिर आप एग्जाम्पल उतारना। लिखिए, यदि दो तत्व संयोजित होकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, संयोजित होकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के साथ 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के साथ संयुक्त होने वाले दूसरे तत्व का द्रव्यमान, संयुक्त होने वाले दूसरे तत्व का द्रव्यमान छोटे पूर्णांक या सरल अनुपात के रूप में होता है। छोटे पूर्णांक या सरल अनुपात के रूप में होता है। दो तत्व संयुक्त हुए, 2 प्रकार के यौगिकों का या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण होगा। एक तत्व के साथ संयुक्त होने वाले दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान है वो क्या होगा? सरल अनुपात में होगा। वो क्या होगा? सरल अनुपात में होगा। एक एग्जाम्पल और लिखो फिर आप। ये लिखा नहीं एग्जाम्पल? उतारो फिर आप।
ये बात किसकी करेगा, याद रखना, बात करेगा एक तत्व के साथ में संयुक्त होने वाला जो दूसरा परमाणु है, दूसरा तत्व है ना, उसकी बात कर रहा है, न कि उन दोनों तत्वों की जो आपस में संयुक्त हो रहे हैं। नहीं समझे आप बात? इन दोनों की बात नहीं कर रहा ये नियम, ये बात कर रहा है इसके साथ में IV ऑक्सीजन और इसके साथ में IV ऑक्सीजन की बात कर रहा है। ठीक है ना, क्लियर है बात? एक अनुपात 16 एकम 16, 16 दुए 32, यस, 1:2। थैंक यू। चले आगे, देखो इधर, सल्फर ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है तो कितने प्रकार के यौगिकों का निर्माण होगा? सल्फर ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनेगा। 3 प्रकार के यौगिकों का क्या करता है? निर्माण करता है। बताओ, इन सब में सल्फर तो समान है, ऑक्सीजन बदल रहा है। पहले में ऑक्सीजन कितना, दूसरे में ऑक्सीजन कितना, तीसरे में ऑक्सीजन कितना। अगर आप ऑक्सीजन O2 और O3 का अनुपात निकालोगे तो कितना है बताओ? ये 16, ये 32 और ये 48। 16 एकम 16, 16 दुआ 32, 16 तिया 48। क्या अनुपात आपको भिन्न में प्राप्त हुआ? नहीं, आपको एक सरल अनुपात क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। पूर्ण अंक आपको क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। बस यही कहना चाहता है ये नियम, उतार लो। किधर? हाँ, ये एक होगा, ये हम बता रहे हैं ऑक्सीजन और सल्फर की रिएक्शन। चले, H2 और O2 की रिएक्शन कराओगे कितने प्रकार के यौगिक बनेंगे? H2 और O2 की रिएक्शन कराओगे कितने प्रकार के यौगिक बनेंगे बताओ? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? H2 और O2 की रिएक्शन करवाई आपने तो 2 प्रकार के आपके पास में यौगिक बन गए। बताओ पहला कौन सा बनेगा? H2O और दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। इसके अंदर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखोगे तो 16 अनुपात कितना आ गया आपके पास में? 32, यानी 1 अनुपात क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 1 अनुपात 2 आ जाएगा। ठीक है, पहला नियम कौन सा पढ़ा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा कौन सा पढ़ा? स्थिर अनुपात का नियम। और तीसरा कौन सा पढ़ा? गुणित अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? लावूजियर नामक वैज्ञानिक ने, या पहले लिखा आता था एनसीईआरटी में लेवोजियर नामक वैज्ञानिक ने, अब नाम चेंज कर दिया, लावूजियर लिखा हुआ है। ठीक है ना? हाँ। दूसरा नियम आपने पढ़ा कौन सा? स्थिर अनुपात का नियम। वो किसने दिया? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। गुणित अनुपात के नियम के बारे में लिखो, वैज्ञानिक का नाम लिखिए आप, जॉन डाल्टन ने दिया। जॉन डाल्टन। गुणित अनुपात के नियम के बारे में लिखना, इस नियम को जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया। लिख लिया? नहीं लिखा? तो बताओ द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? कौन बताएगा? एक जना बताएगा, जोर से बताएगा, खड़ा होकर के, इधर से या इधर से। आप बताओगे? शाबाश, बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो। भूलोगे नहीं, अगर आज बता दिया ना फिर नहीं भूलोगे। आप बताओगे? नहीं बताओगे? शर्म आ रही है? हैं? हाँ ठीक है, जोर से बताना था। अब तो भूल जाओगे, घर जाओगे तब तक तो नहीं भूलोगे। आप बताओगे जोर से? नहीं बताओगे? आप बताओगे? आप भी नहीं बताओगे? आप भी नहीं बताओगे? चलो, दूसरा नियम कौन सा था? स्थिर अनुपात का नियम। ये बता दो, कौन बताएगा जोर से?
ये बताएंगे। हाँ जी सर जी, आप बता दो, बता दो, बता दो। गले में खराश है, विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो, हैं? आप बताओगे? नहीं बताओगे? पीछे पीछे बता दो, आप बता दो। अरे बता दो, दोबारा नहीं पूछूंगा मैं, रहने दो फिर, कोई नहीं बताएगा। तीसरा नियम कौन सा पढ़ा? गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम कौन क्या कहता है? दो या दो से अधिक तत्व मिलकर दो या दो से अधिक यौगिकों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो एक तत्व के साथ में संयुक्त होने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा क्या होगा? सरल अनुपात होगा या पूर्ण अंकों के रूप में होगा। ठीक है ना? रटना नहीं है, रटाफिकेशन बिल्कुल नहीं करनी है, घर जाकर के लिख लिख कर याद करोगे, हो जाएगा। तीसरा नियम लिखिए आप, चौथा नियम, गैलू-शेक का गैस आयतन संबंधित नियम। गैलू-शेक का गैस आयतन संबंधित नियम। गैस आयतन संबंधित नियम। वैज्ञानिक का नाम आपको किसमें दे दिया है? नियम के अंदर दे दिया है। यह नियम किसने दिया था और किसके बारे में चर्चा कर रहा है? गैस के आयतन से संबंधित क्या कर रहा है? ये चर्चा कर रहा है। इससे पहले आपने 3 नियम पढ़े थे, उसमें कहीं पर गैस शब्द काम में नहीं आया था, नहीं आया था ना? ये स्पेशल किसकी बात कर रहा है? गैस की बात कर रहा है, यानी ये गैस पर क्या होगा? लागू होगा। गैस पर क्या होगा? लागू होगा। पहले लिख लो, मैं समझा दूंगा। लिखिए आप, जब रासायनिक अभिक्रिया में गैसें संयुक्त होती है या बनती है, जब रासायनिक अभिक्रिया में गैसें संयुक्त होती है या बनती है, तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। सरल अनुपात में होते हैं। तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। सरल अनुपात में होते हैं यदि गैसें समान ताप और दाब पर मिलाई जाए। यदि गैसें समान ताप और दाब पर मिलाई जाए। समान ताप और दाब पर मिलाई जाए। नियम क्या कह रहा है? नियम कह रहा है कि मैं गुरु बाबूजी मन ले जाओ। देखो, इस नियम में एक शर्त रख दी। हाँ, जब गैसें समान, लास्ट लाइन क्या लिखी है? ये शर्त है इस नियम की। 5 मिनट और रही है। अच्छा, कोई ना। नियम दोबारा लिखाऊं। जब रासायनिक अभिक्रिया में गैसें संयुक्त होती है या बनती है, तो वे अपने सरल अनुपात में होती है। यदि गैसें किस पर हो? समान ताप और दाब पर हो। क्लियर है मेरी बात? समझ गए? अगर कंडीशन आपके पास ये है कि आपके पास में तापमान क्या है? समान, तो क्या आपके पास में ताप और समान क्या आपके पास में दाब। इस कंडीशन में आपने कोई सी भी गैस मिला दी, जब अभिक्रिया करेगी तो अभिक्रिया के दौरान बनने वाली गैस है
और अभिक्रिया के दौरान भाग लेने वाली गैस है, उनका आयतन जो होगा वो सरल अनुपात में होगा, उनका आयतन जो होगा वो सरल अनुपात में होगा। जैसे हम बार बार एक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, H2 गैस है और प्लस में क्या है, ऑक्सीजन गैस है, इनको मिलाया गैसीय फॉर्म में तो आपके पास में एक उत्पाद बना H2O वाष्प के रूप में, ये भी क्या बन गया, गैस बन गया, ये भी क्या बन गया, गैस बन गया। इसको आपने 1 मोल लिया, इसको भी आपने कितने मोल लिया, 1 मोल लिया, तो याद रखना ये जो बनेगा, इस अभिक्रिया को संतुलित करोगे आप तो ये कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा। अभिक्रिया को संतुलित करोगे तब। तो अब जब इनको अनुपात के रूप में रखोगे तो 1:1:2, ये क्या है, सरल अनुपात है या भिन्न अनुपात है, भिन्न में लिखा हुआ है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है क्या आपके सामने, पूर्णांक है ना, अरे एक पूर्णांक है, दूसरा एक भी पूर्णांक है, और उत्पाद के रूप में बना हुआ जो जल वाष्प है वो 2 की फॉर्म में बना तो वो भी पूरा अंक 2 ही है। मैंने 2 से 1/2 तो नहीं लिखा, नहीं लिखा ना, हाँ, तो याद रखना है ये 1:1:2 की फॉर्म में बनता है। तो ये सब क्या है, ये सरल अनुपात में है। शर्त क्या होनी चाहिए, समान ताप और दाब। अगर ऐसे आ जाए कि किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाया जाए तो बनने वाले उत्पाद के रूप में क्या बन गया, जल वाष्प बन गया। तो बताओ क्या अब आयतन का अनुपात समान होगा, अब आयतन का अनुपात समान होगा। आपको प्रश्न में ये नहीं बोला गया तापमान समान है और दाब क्या है, समान है, ये नहीं बोला गया, नहीं बोला गया ना, तापमान समान है और दाब समान है। इस कंडीशन के अंदर अगर आप गैस कोई सी भी हो, अगर उन गैस को मिलाओगे तो आयतन हमेशा सरल अनुपात में आएगा, आयतन हमेशा क्या आएगा, सरल अनुपात में आएगा। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लिया होगा आपने, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल लिखो आप, अगला आवोगाद्रो का नियम, आवोगाद्रो का नियम, आवोगाद्रो, हाँ लिख के बताऊं, वैज्ञानिक का नाम है ये। अब आवोगाद्रो पढ़ो या आवोगाद्रो पढ़ो, आवोगाद्रो का नियम, ये भी गैस से संबंधित है। प्रतिपादक कौन है, आवोगाद्रो। पहले वाले का उदाहरण वैज्ञानिक बताया तो था ना यार, ऐसे मत कर यार, हैं? तो वो वाली बात कर रहा है ना, सारी रात रामायण पढ़ी थी, सुबह उठते बोला सीता किसका बाप थी, हैं? किसका बाप था, चलो, हैं? देखो इधर हमारे पास में सिलेंडर यानी पात्र नंबर 1, ये ए हमारा क्या है, पात्र है। दूसरा सिलेंडर हमने लिया है, इसको हमने नाम दे दिया पात्र बी। बातें नहीं करनी रे भाई, पात्र बी। और एक सिलेंडर और लिया हमने, इसको नाम दे दिया हमने पात्र सी। 3 सिलेंडर है हमारे पास में, इसमें हमने हाइड्रोजन गैस भरी, इसमें हमने ऑक्सीजन गैस भरी और इसमें हमने नाइट्रोजन गैस भरी। बताओ इनमें से भारी गैस कौन सी है, तीनों में कौन सी है, नाइट्रोजन भारी है। ऐसे गिनो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इन दोनों से क्या है, भारी है, भारी है ना। अगर उसका परमाणु भार ज्यादा है तो सीधी सी बात है अणुओं की संख्या भी उसमें क्या होगी, ज्यादा होगी, अणुओं की संख्या भी क्या होगी। लेकिन कंडीशन इसने भी दे दी कि इसका तापमान, इसके बाद इसका प्रेशर यानी दाब और इसका वॉल्यूम यानी आयतन, T1, P1 और V1, इसका T2 और P2 और क्या है V2, और इसका क्या है T3, P3 और क्या है V3। जब तक आपके पास में तापमान,
दाब और आयतन समान नहीं है तब तक अणुओं की संख्या या अणुओं का अनुपात भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। और जब आपने तापमान भी समान कर दिया, दाब भी समान कर दिया और आयतन भी आपने क्या कर दिया, समान कर दिया, अब गैस चाहे कितनी भारी ले लो आप, अणुओं की संख्या सब में क्या होगी, समान होगी। कंडीशन क्या होनी चाहिए आपके पास में, तापमान, दाब और आयतन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, आज के लिए इतना है। परिभाषा लिखा दें, कल लिखा दें। हाँ, ये उतारना ऐसा कैसे उतार लो, कल आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे वहीं से, ठीक है, जाते वक्त ले लेना। समझ आया?